नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और समारोह को संबोधित भी किया। दरअसल यहां पर शिक्षक का धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया था और सीएम आपको बताते चले कि इस मौके पर पहुंचे और सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर धन्यवाद समारोह का आयोजन हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने समारोह को संबोधित किया है। दरअसल ये कार्यक्रम जो है वो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल शिक्षक लगातार बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया और यहाँ पर वो मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में लोगों को संबोधित किया। साथ ही शिक्षकों का भी धन्यवाद किया ताकि जो वो बच्चों को लगातार पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ ही उनका आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जिसको लेकर इस कार्यक्रम को रखा गया। ये जो कार्यक्रम है वो लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में रखा गया था, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने शिक्षकों का धन्यवाद समारोह में हिस्सा लिया, लोगों को संबोधित भी किया और तमाम तरह की लोगों को जागरूक करते हुए लोगों का और बच्चों का भी उत्साहवर्धन किया है। आपको बताते चले कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में शिक्षक समारोह का आयोजन किया गया। आज के दिन पर प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में से एक है, जिसने सीनियर सेकेंडरी लेवल तक की क्वालिटी एजुकेशन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश के नागरिकों को एक बेहतरीन शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ किया। याद रखना, सफलता इस बात पर निर्भर करता है कि आपने शुरुआत कैसे की है। अगर नेक नियति से शुरुआत होती है, एक सकारात्मक भाव से शुरुआत होती है, तो उसके परिणाम भी सुखद होते हैं और उस सुखद परिणाम ही हमें लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। याद करिए, आज से 70 वर्ष पूर्व जब लखनऊ में डॉक्टर जगदीश गांधी जी और डॉक्टर भारती गांधी जी आए होंगे, उनके पास उस समय कुछ नहीं था। लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में वे अध्ययन करने के लिए यहां पे आए थे। उसके उपरांत उन्होंने, दोनों में मिलन होता है, दोनों का विवाह होता है और दोनों के विवाह में जब तत्कालीन राज्यपाल आए थे तो खाने के लिए उन्हें गुड़ और पानी मिला था। आप सोचिए कि राज्यपाल को आमंत्रित तो कर लिए, लेकिन राज्यपाल महोदय सोचते थे कि कोई अच्छा प्रबंध क्या होगा, तो न बैठने की व्यवस्था थी, न वहां पर कोई अन्य व्यवस्था थी। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक लक्ष्य था कि हम प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ करेंगे और आज एक साथ 50,000 से अधिक बच्चे इस संस्थान में अध्ययन करते हैं, उसके माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। हाँ, अब 65,000 हो गए हैं, तो मैंने इसीलिए 50,000 से अधिक मैंने इसीलिए कहा। यानी एक सकारात्मक दिशा में उनके द्वारा बढ़ाया गया कदम बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और वह उन्होंने करके दिखाया है। आज जब हम यहां पर हैं तो मैं सीएमएस से जुड़ी हुई संस्थाओं के सभी जितने भी शिक्षक हैं उन सबसे कुछ विनम्र आग्रह करना चाहूंगा और वो आग्रह इस बात को लेकर के अक्सर होता है
कि हम शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को कभी कभी विस्मृत कर लेते हैं। हम शिक्षा को यह मान लेते हैं कि शिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना ही हमारा एक प्रकारीण लक्ष्य हो जाता है। अब इस कार्यक्रम के पहले हम लोगों ने यहां पे आदि योगी का मंचन देखा है। यहीं के छात्र थे, यहीं के शिक्षकों ने अपने निर्देशन में इस नाट्य मंचन को यहां पर उन्हें कुशलतापूर्वक तराश करके इस एक खूबसूरत नाट्य श्रृंखला को यहां पे तैयार किया। यानी ये कला से जुड़ा हुआ मामला, कला से इसका संबंध है। इसके उपरांत अभी यूपीएससी की परीक्षा में जिन सीएमएस के पुरातन छात्रों ने स्थान बनाया है, उनका भी मंच पे सम्मान हुआ। और आईसीएस और आईसीएसई की जो भी बोर्ड की परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा में मेरिट पे स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को भी हम लोगों ने मंच पे सम्मान दिया है। जीवन को सर्वांगीण विकास के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में जीवन एक पक्ष नहीं हो सकता, या आवश्यक नहीं कि हर छात्र मेरिट में ही स्थान प्राप्त करे। बना सकता, अच्छी बात है। कुछ स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, कुछ कला के क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकते हैं, कुछ लोग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाकर के वहां पर भी अपना एक स्थान बना सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होनी है? हम जिस पक्ष को लेकर के अक्सर विस्मृत कर देते हैं, वह पक्ष होता है कि हमने शिक्षा में अंक अर्जित करने के लक्ष्य को तो आगे बढ़ाया, लेकिन उसके उन नैतिक मूल्यों के साथ, उन संस्कारों के साथ उसके संबंधों को हम विस्मृत कर देते हैं। याद रखना, कभी कभी आजकल जो कुछ भी देश के अंदर चल रहा है, मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को कभी कभी चेक करता हूं, अवलोकन करता हूं। मुझे बहुत सारे ऐसे दृश्य दिखाई दे, उसमें कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिलते हैं जहां पर देश के खिलाफ और सेना के मनोबल को कमजोर करने वाले कुछ ऐसे ट्वीट मुझे देखने को मिलते हैं। ये स्थितियां क्यों पैदा हुई? हमारा तो वैदिक उद्घोष था कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, यानी धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। और जब यह भाव है, जिस भाव को डॉक्टर जगदीश गांधी ने बड़े गर्व के साथ कहा था, जय जगत, आप अनुमान करिए, देखिए भाव वही है, भाव वही है जो वैदिक उद्घोष है। हजारों वर्ष पहले जब दुनिया में अंधकार था, तब भारत का ऋषि कहता है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। यह हमारा वैदिक उद्घोष है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी वही कहते हैं, नेशन फर्स्ट। यानी हर भारतवासी के लिए नेशन फर्स्ट का यह सिद्धांत जब उसके सामने होगा, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने देश को प्राथमिकता दें। हमारा जो कुछ भी है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में होगा, कोई प्रशासन के क्षेत्र में होगा, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में होगा, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में होगा, कोई कला के क्षेत्र में होगा, कोई कृषि के क्षेत्र में होगा, कोई अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में होंगे, लेकिन सबका लक्ष्य नेशन फर्स्ट होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। यह काम केवल देश के नेतृत्व का ही नहीं है, केवल सुरक्षा बलों के जवानों का ही नहीं है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का ही नहीं है। यह कार्य उससे भी महत्वपूर्ण एक शिक्षक का होना चाहिए। उसके लिए क्या है? राष्ट्र प्रथम है,
राष्ट्र प्रथम के इस भाव के साथ जब वो कार्य करने लग जाएगा तो वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए उस प्रकार की एक नई पीढ़ी को खड़ा कर पाएगा। उस पीढ़ी को खड़ा करने में वह सहायक होगा। और जब वह पीढ़ी खड़ी होती है तो वह पीढ़ी विकसित भारत की आधारशिला बनती है। विकसित भारत, एक ऐसा भारत जिस भारत में सबकी सुरक्षा की गारंटी भी है, सबकी समृद्धि की गारंटी भी है और सबकी खुशहाली की गारंटी भी है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, एक ऐसा भारत जो दुनिया को मार्गदर्शन और नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। उस भारत के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो संकल्प हम सबको दिया था, पूरे भारतवासियों को दिया था, उस संकल्प के साथ जुड़ने के लिए हम सब को प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना होगा। और याद रखना, जब सामूहिक रूप से प्रयास होते तो उसके परिणाम भी उतने ही अच्छे होते हैं। उस अच्छे प्रयास के लिए अभी से हमें प्रयास अपने आप को तैयार करना होगा, अपने शिक्षण संस्थानों को। और मैं तो धन्यवाद दूंगा सीएमएस को। सीएमएस यद्यपि शासन से जुड़े हुए प्रत्येक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। हम देखते हैं जब भी इंडिपेंडेंस डे का हो या रिपब्लिक डे की परेड होती है, उस परेड में सीएमएस के बच्चे बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। वहां पर उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जाता है, बहुत बेहतरीन तरीके से वो प्रदर्शन होता है। और वहां पर जो भी दर्शक आते हैं वे सभी लोग उसकी सराहना भी करते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हमारा भाव सकारात्मक है। और यहां पर आज जब मैंने देखा है कि आदि योगी को भी मंचन किस रूप में किया गया है। गंगा भारत की एक ऐसी नदी है जो भारत की जीवन धारा की प्रतीक है। याद करिए, अगर गंगा नदी नहीं होती उत्तर भारत की क्या स्थिति होती। क्या ये क्षेत्र मां गंगा, मां यमुना या सरयू नदी जैसी नदियों के कारण आज जो जिस उर्वरता को प्राप्त करता है, पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया का पेट भरने की सामर्थ्य रखता है, क्या इसके बगैर संभव था? नहीं। गंगा अवतरण की कथा और गंगा अवतरण के बाद फिर आदि योगी का वह रूप जो भारत की पौराणिक परंपरा के साथ जुड़ करके महाकुंभ की ओर जा रहा था। आदि योगी का बीच में ही मंचन रोका गया, लेकिन वह महाकुंभ की तरफ बढ़ता। कि महाकुंभ का आयोजन किस रूप में, कौन सी कथा पर आधारित है, किस कथा पर आधारित है? इन पौराणिक कथाओं को, एक परंपरा थोड़ा बाधित हुई है। पहले संयुक्त परिवारों की परंपरा होती थी, उस परंपरा में दादी, नानी या घर की कोई बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों को इन कथाओं के बारे में अवगत कराते थे, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से उनको बताते थे। तो उसे अपने अतीत की जानकारी होती थी, पौराणिक परंपरा की जानकारी होती थी। परिवार सीमित होते गए, छोटे होते गए, बहुत सारे रिश्ते समाप्त होते गए, लोग अपने परंपरा से बिछुड़ते गए। परिणाम क्या है पता ही नहीं। बहुत सारे बच्चों को जानकारी नहीं होती अपने पौराणिक परंपरा के बारे में, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में भी उनकी जानकारी नहीं होती। इस प्रकार का मंचन एक अच्छी शुरुआत हो सकती है उन बच्चों को अपने अतीत के साथ जोड़ने का। मैं इसके लिए सीएमएस को हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि सीएमएस के संस्थापकों ने जिन भाव के साथ, जिन भावनाओं के साथ और जिस संकल्प के साथ इस संस्थान की स्थापना की थी, उस संस्थान को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए सीएमएस निरंतर प्रयासरत होगा। और आपके पास तो अनुभव का एक खजाना है। डॉक्टर भारती गांधी जी इस उम्र में भी
जिस मेहनत के साथ काम कर रही है, वो सचमुच अभिनंदनीय है। बहुत जुझारूपन उनमें आज भी है। और मैं देखता हूं जब सीएमएस के बच्चे यहां पर विधान भवन के सामने हमारे इंडिपेंडेंट डे या फिर रिपब्लिक डे परेड के दौरान वहां पे जो झांकियां निकलती हैं, उन झांकी के दौरान सीएमएस के बच्चों के सबसे पीछे देखते हुए उस पूरे कार्यक्रम को अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़ती हैं, तो उनका उत्साह उस समय भी देखने को मिलता है। मैं इस अवसर पर उनके स्वस्थ और दीर्घजीवी होने की कामना करता हूं। मैं उन सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, जिनके प्रयास से काफी बच्चे यहां पे सेकेंडरी लेवल पर भी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी जिन्होंने मेरिट में अपना स्थान बनाया है, और उनकी इस मेरिट से एक बार फिर से सीएमएस ने अपना एक स्थान बनाया है। उन सभी शिक्षकों का प्रयास सबका सामूहिक होता है। अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हुए सीएमएस के शिक्षकों का एक प्रयास अभिनंदनीय है। मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ते हुए, भारत की राष्ट्रीयता के साथ जोड़ते हुए, भारत की परंपरा के साथ जोड़ते हुए अपनी भारतीय संस्कृति को मजबूती प्रदान करने के इस लक्ष्य के साथ हम सब सामूहिक रूप से आगे बढ़ेंगे। सीएमएस के आज के शिक्षक सम्मान समारोह के अवसर पर आप सभी शिक्षकों का, संस्थापकों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो वहीं भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने विशेष ब्रीफिंग की है। आपको सुनाते हैं। जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। I've said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. Earlier this morning, we saw a repeat of this escalatory and provocative pattern, and I'll invite Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh to update you on the developments since early this morning. Colonel Qureshi. थैंक यू सर। नमस्कार। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया।
रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वह अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में आप देख सकते हैं इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद। Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive actions employing multiple threat vectors all along the western border. Pakistan employed UCAV, drones, long-range weapons, loitering munitions and fighter aircrafts to target civilian areas and military infrastructure. Pakistan military also resorted to air intrusions using drones and firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and the line of controls, air intrusion and several harassment attacks were also attempted from Srinagar till Nalia at more than 26 locations. Indian Armed Forces successfully neutralized these threats and majority of the vectors. However, limited damage was sustained to equipment and personnel at Indian Air Force stations at Udhampur, Pathankot, Adampur and Bhuj. There were also several high-speed missile attacks noticed subsequently after 0140 hours in the night at several air bases in Punjab. In a deplorable cowardly act, targeting of civilian infrastructure also had taken place, where Pakistan attacked the Medicare center and school premises at the air bases of Srinagar, Avantipur and Udhampur, yet again displaying irresponsible targeting of our civilian infrastructure. In a swift and calibrated response, Indian Armed Forces carried out precision attacks only on identified military targets. These included technical infrastructure, command and control centers, radar sites and weapon storage areas. Pakistan military targets at Rafiki, Murid, Chaklala, Rahim Yar Khan, Sukur and Chunya were engaged using air-launched precision weapons from our fighter aircraft. Radar site at Pasroor and Sialkot Aviation Base were also targeted using precision munitions.
While carrying out these responses, India ensured minimum collateral damage. Pakistan has also attempted to. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।